हिमालय के दिव्य बदेदार क्षेत्र में स्थित है ऊर्जात्मक काकभूषणी तल। यह दिव्य सरोवर काल का प्रतीक है। इस दुर्गम सरोवर की यात्रा अत्यंत जटिल है। यह कथन असत्य नहीं कि यहाँ की भेंट केवल आपके कर्म विपाक अथवा गुरु कृपा से ही संभव है। इस सरोवर की भेंट को मैं चमत्कार ही समझता हूँ, क्योंकि मेरे 2021 के उत्तराखंड भेंट समय तीव्र वर्षा के कारण मेरी यात्रा आरंभ पूर्वक खंडित होने की संभावना थी। तथापि मैंने केवल महादेव भक्ति स्वरूप इस दिव्य हिमालय क्षेत्र को भेंट दी। इस यात्रा कठिनाइयों का वर्णन मैंने अपने केदारतल यात्रा वीडियो में किया है। आप उस वीडियो को अवश्य दृष्ट करें। मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा रहा हूँ। दर्शकगण को यह ज्ञात रहे कि काकभूषणी तल के 2 यात्रा मार्ग हैं। प्रथम गोविंद घाट से एवं द्वितीय विष्णुप्रयाग से। मार्ग निश्चित के अनुसार काकभूषणी यात्रा प्रति न्यूनतम 7 से 8 दिवसों की आवश्यकता है, यदि वातावरण निर्मल रहा तो। मेरे पास केवल 5 दिवसों का ही समय था, किंतु मैंने यात्रा अवलंब का निर्णय कर लिया था। मुझे यह दृढ़ विश्वास था कि यदि प्रभु इच्छा रही तो मेरा काकभूषणी 2-3 दिवसों में ही आगमन हो जाएगा, अन्यथा मैं कितना भी प्रयास करूं यह यात्रा संभव ही नहीं होगी। मैंने गोविंद घाट का मार्ग अवलंब कर पुनः उसी मार्ग से प्रतिगमन का निर्णय लिया। जोशीमठ में स्थित ड्रोन ट्रैक के ओनर नरेंद्र जी से मैं मुंबई से ही संपर्क में था। यह मेरे काकभूषणी ट्रैक का आयोजन करने वाले थे। अगली प्रातः में गोविंद घाट गंतव्य था। तो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स गोविंद घाट टू गो टू द बेस विलेज पुलना, जहाँ से मैं काकभूषणी की तरफ चढ़ाई करने वाला हूँ। टैक्सी बुक की है जो हमें गोविंद घाट तक लेके जाएगी, पुलना तक, एंड उसके बाद फिर आगे से चढ़ाई होगी। काकभूषणी का यह मार्ग प्रसिद्ध वैली ऑफ फ्लावर्स हेमकुंड साहिब की यात्रा मार्ग से आरंभ होता है। वाहन से पुलना ग्राम तक क्रमण किया जाता है। राइट नाउ आई एम इन पुलना विलेज। ये पहला वैली ऑफ फ्लावर्स का रोड हुआ करता था नीचे से ऊपर तक, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर का रास्ता बन गया मोटरेबल। तो हम हियर वैली ऑफ फ्लावर्स का रोड जाता है। आई हैव टू गो अप टिल भिवंडर, और वहाँ से फिर एक डिवर्जन निकलेगा काकभूषणी के लिए, फिर अकेले द भीड़ कम होते जाएगी। सो इट इज़ ऑलरेडी 1 hour लेट एंड आई होप टू रीच एज क्लोज टू राजकारक एज पॉसिबल। यहाँ से आप भिवंडर तक हेमकुंड साहिब के यात्रा मार्ग पर क्रमण करते हैं, जो सुलभ है। भिवंडर से मार्ग विघटित हो जाता है। So I've reached Beyonder. It's almost like 5.5 kilometers from Pulna, and this is the same route which goes towards Hemkund Sahib. You can see at my back. अभी बहुत ही आसान रास्ता बन गया है। Starting तो थोड़ी चढ़ाई है, then after that it eases out, and now from here I have to climb above mountains. I'll show you there, that side, up somewhere. And now the real trek will start, which will become really very difficult. इन पीछे आप conglomeration of सिक्स देख रहे हैं, इनके लिए बहुत होली जगह है हेमकुंड साहिब। ये पिलग्रिमेज करके यहाँ पे आते हैं, एंड इट गोस ऑलमोस्ट अप टू 15,000 feet. I've been here. It's a very divine place, and the energy is built up with all these pilgrims who come in their traditional dresses, shouting slogans, and it's just an amazing sight. यहाँ से यात्रा मार्ग अत्यंत जटिल मोरेन, लैंडस्लाइड एवं तीव्र जल प्रवाह से युक्त है। इस मार्ग पर आपको एक सक्षम गाइड की आवश्यकता है, जिन्हें सर्वपर्यायी मार्ग का ज्ञान हो। छोटा सा लिटिल बिट स्लो, एंड वी टुक ऑफ लेट। मेरा 2 घंटा यहीं पे अननेसेसरी मतलब खाने पीने में और इसमें बर्बाद हो गया। सो आई डोंट नो वेयर आई वांट टू रीच टुडे। आई वांटेड टू रीच समरतोली और अबाउट, इवन इफ आई रीच समरतोली इट वुड बी अ मिरेकल विद दिस काइंड ऑफ अ स्पीड, बट होपफुली आई डोंट नो हाउ द रोड इज हेड। देयर इज नो रोड है, सो आई हैव टू रिलाई ऑन दिस पीपल एंड जस्ट वेट इट आउट। मेरा आज का लक्ष्य था राजकारक, किंतु लॉजिस्टिक कारणों से हमें जोशीमठ से गंतव्य करने में अधिक समय लगा था। इस व्यतिरिक्त हमारे गाइड एवं पोर्टर को पुलना से भिवंडर आगमन में मुझसे 2 घंटे अधिक समय लगा था। इन सब कारणों से आज का अधिकतम यात्रा समय नष्ट हो गया था। मेरे गाइड एवं पोर्टर का निर्णय था कि हम करगिला नामक बुग्याल में कैंप करें, जो भिवंडर से केवल 3 किलोमीटर पर स्थित है। मुझे आज न्यूनतः समरतोली तक गंतव्य करना ही था, अन्यथा मेरे यात्रा दिवस अधिक हो जाते। किंतु अब वातावरण भी कुपित हो रहा था। हमारा करगिला मध्याह्न 3 समय आगमन हुआ। मेरे गाइड टेंट स्थापित करने ही वाले थे, किंतु उन्हें मेरे मुख पर निराशा दृष्ट हो रही थी। कदापि उनके कारण मेरा समय नष्ट हुआ था, इनका उन्हें आभास हो रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं समरतोली गंतव्य करना चाहता हूँ। वर्षा हो रही थी, मार्ग में तीव्र जल प्रवाह का गमन भी करना था, एवं समरतोली आगमन में संध्या होने की संभावना थी। मैंने त्वरित समरतोली गंतव्य की इच्छा प्रकट की, एवं कुछ ही समय में हम समरतोली मार्ग क्रमित थे। शाम के ऑलमोस्ट 5:15 बजे हमें थोड़े निकलने में टाइम हो गया, बट फाइनली वी आर एट नियर समरतोली। इट इज़ 1 किलोमीटर फ्रॉम हियर। और जैसे आप देख रहे हैं पीछे बादल लगे हुए हैं, दिस टोटल फॉग, ब्यूटीफुल सेटअप, कोहरा मच रहा है, अंधेरा भी हो रहा है। अब भी हमें सामने बहुत रेयर हिमालयन कैट दिखा। इट्स वेरी रेयर टू इवन साइट देम। देयर वर 2 of them. Of course I could not capture it in my camera.
दिस इज़ द फेम्ड नाला क्रॉसिंग। अगर वाटर लेवल हाई होता है तो यहाँ से क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होता है। ऑलमोस्ट शाम के 5:45 हो गए हैं। द वेदर हैज़ बीन लाइक दिस ओवरकास्ट और अभी मैंने नाला क्रॉसिंग किया। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस। इफ इट वाज हेवीली रेनिंग इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। अत्यंत कठिन मोरिन वेष्टित मार्ग पर आरोहण कर हमारा संध्या 6 समय समरतोली आगमन हुआ। वातावरण वर्षा बादलों से वेष्टित तो था ही, किंतु अब सूर्य प्रकाश का विलय हो रहा था। निशा के इस आवेश में समरतोली क्षेत्र अत्यंत मोहक दृष्ट हो रहा था। Finally, I am at Samartoli. I am trying to find a camping spot. Wonderful place. The light is amazing. I hope you can see the snow peaks there. आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखा है तो यही टाइप का सेटअप है। ऑलमोस्ट एट 3,300 मीटर्स विच इज ऑलमोस्ट 11,000-12,000 फीट। हमने टेंट स्थापित किया। पुलना से आज हमने 11 किलोमीटर की यात्रा अवलंब की थी। शरीर शांत हो गया था। अगले दिवस काकभूषणी बेट के विचार से मैं शयन कर गया। प्रातः वातावरण निर्मल था, दृश्य मनोहर थे। मैंने कुछ समय इस क्षेत्र का आनंद लिया। गुड मॉर्निंग। दिस इज द ग्रेजिंग ग्राउंड, सो बकरियों का थोड़ा इट्स अनइवन, बट आई पुट पिच माई टेंट ऑन द ग्रास सो द स्लीप वाज गुड। वो जो आपको स्नो पीक्स दिख रहे हैं, हाथीगुड़ी है, हमें वो डायरेक्शन में जाना है। द अलकनंदा फ्लोइंग टुवर्ड्स द हाथी पर्वत एंड होपफुली टुडे आई कैन रीच काकभूषणी। आई हैव टू फॉलो द रूट अप देयर। 9 समय हम काकभूषणी गंतव्य थे। समरतोली से हमारा प्रथम विश्राम स्थान था राजखारक। अनुमान था 13,000 फीट पे स्थित राजखारक यहाँ से 7 से 9 किलोमीटर के अंतर पर है। ये जो कस्तूरी मृग दिख रहे हैं आपको, मॉस्कस प्लिस्कैटर, उनके हेयर है। इनसे कस्तूरी निकाली जाती है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड रेयर। राजखारक तक मार्ग मोरेन एवं बोल्डर से आच्छादित है। आपको यहाँ गंतव्य प्रति एक लैंडस्लाइड युक्त ग्लेशियर का क्रमण करना पड़ता है जो अत्यंत जटिल है। यहाँ का मोरेन एरिया है। यू हैव टू क्रॉस अ ग्लेशियर एंड दिस इज द मोस्ट टफ पार्ट बिकॉज बिग रॉक्स आल्सो फॉल डाउन फ्रॉम डाउन देयर टू अप हियर। इट इज अ डेंजरस पैच एंड वंस यू क्रॉस इट ओनली देन यू कैन सी हैव क्रॉस्ड द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रैक। तो अब हम राजखारक से ऑलमोस्ट 40 मिनट्स पहले हैं। फुल रोड इज ऑफ बोल्डर्स और ये जो सामने पीक दिख रही है हाथीगुड़ी है। इसके पीछे हाथी पर्वत है, इसे हम पीछे देख रहे हैं। वहाँ से हम नीचे से आए हैं समरतोली से। वी आर गोइंग टू गो अप टुवर्ड्स राजखारक। राइट नाउ आई एम इन राजखारक। दिस इज द मंदिर ऑफ सिद्धनाथ एंड विद्यानाथ। वी हैव कम ऑल द वे फ्रॉम देयर। ये कैंपिंग साइट है। सुबह 12:30 बजे है और हम लोग मोस्टली अभी वो साइड जाने वाले काकभूषणी। फुली वी कैन रीच काकभूषणी बाय द इवनिंग। राजखारक यह कैंपिंग स्पॉट है। यहाँ से आप अग्रतः अलकनंदा की धारा के समीप काकभूषणी क्रमण करते हैं। यह मार्ग भ्रमित करने वाला है। यदि आपके साथ एक सक्षम गाइड ना हो तो आप इस क्षेत्र में भटक सकते हैं। इस क्षेत्र में अन्य कई लघु सरोवर है। इनमें से एक है बड़ी मच्छीतल जो काकभूषणी समान दृष्ट होती है। कई समय यात्री इसी को काकभूषणी ग्राह्य कर लौट जाते हैं। यह भ्रम स्वयं ही निर्माण हो जाता है। हम कुछ समय राजखारक में विश्राम कर काकभूषणी गंतव्य थे। दिस इज द एंटायर रिवर बेड जहाँ से हम उस माउंटेन्स की तरफ चलते जा रहे हैं। आई वोंट से इट इज एन इजी वॉक बट इज कंपैरेटिवली मॉडरेट एज लॉन्ग एज यू कैन वॉच योर स्टेप। सो वी जस्ट क्रॉस दिस रिवर एल्स आई वुड हैव टू टेक अ लॉन्ग कट अप देयर। राजखारक से मार्ग स्टीप आरोहण का है जो अत्यंत जटिल है। 2 घंटे उपरांत हमारा छोटी मच्छीतल आगमन हुआ। इस सरोवर का नाम मच्छीतल इस कारण है क्योंकि इसका आकार मीन या मच्छी समान है। ऐसी मान्यता है कि इस सरोवर तट पर योगिनी, अप्सरा एवं गांधर्वों का वास होता है जो यहाँ साधना उद्देश्य गमन करते हैं। रात्रि समय कदापि आपको यहाँ योगिनी, अप्सरा सादृश्य छवियां दृष्ट भी होती है। मेरे जो पीछे देख रहे हैं मच्छी ताल है क्योंकि इसका आकार मच्छी जैसा है। इट लुक्स लाइक अ पॉम्फ्रेट। इट्स ऑलमोस्ट एट 4,200 meters. It is a very difficult terrain. Please be prepared for high altitude boulder walking. Plan out well, acclimatize well and come here. मेरा यहाँ मध्याह्न के 2 समय आगमन हुआ था। मुझे यहाँ से काकभूषणी गंतव्य करने की इच्छा थी, किंतु मेरे पोर्टर एवं गाइड शांत हो गए थे। वातावरण भी कुपित होने की आशंका थी। इसी कारण हमने आज रात्रि यही निवास करने का निर्णय लिया। अगली प्रातः मच्छीतल का आवास मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। हिमालय के हाथी पर्वत श्रृंखला से आच्छादित मच्छीतल का दृश्य अविस्मरणीय था। अब मैं मच्छीतल पे हूँ। दिस इज एट ऑलमोस्ट 13,700 to 13,800 feet एंड फ्रॉम हियर वी आर गोइंग अप द माउंटेन टुवर्ड्स काकभूषणी। हमें एक खाल क्रॉस करनी पड़ेगी, कंकुल खाल, विच माइट बी एट अराउंड 16,000 feet। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल कैंपिंग स्पॉट। अगर आप पहले दिन थोड़ा सा मेहनत करें
तो यहाँ तक आ सकते हैं फॉर कैंप हियर एंड देन इट माइट बी लिटिल बिट इजियर फॉर यू टू क्लाइंब काकभूषुंडी अप्रॉक्सिमेटली 5.5 to 6 hours डिपेंडिंग अपॉन हाउ फास्ट वी मूव. राइट नाउ द वेदर इज एब्सोल्युटली ग्रेट. वी कैंप हियर लास्ट नाइट. हमको थोड़ा ऊपर जाना था लेकिन फॉग लग गया था और पता नहीं था ऊपर पानी मिलेगा कि नहीं. सो द बेटर सेंस प्रीवेल्ड एंड वी थॉट वी विल कैंप हियर. रात को थोड़ी बारिश भी हुई बहुत, बट नाउ द वेदर इज एब्सोल्युटली क्लियर एंड होपफुली वी कैन रीच देयर ऑन टाइम. अनुमान था 8 समय हम काकभूषुंडी तल प्रयाण कर रहे थे. यहाँ से मार्ग अत्यंत जटिल आरोहण का है जो संपूर्णतः बोल्डर से वेष्टित है, किंतु समय समय विश्राम कर आप हिमालय के ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं. कुछ समय उपरांत आपका एक लघु बुग्याल में आगमन होता है. इस स्थान को झेंडे वाली धार कहते हैं. यह एक कैंपिंग स्पॉट है, किंतु यहाँ पानी का स्रोत प्राप्त होने की संभावना निम्न है. इसी कारण आप मच्छी तल ही कैंप करें. ये है झंडा वाली धार. दिस इज अप्रोक्सीमेटली एट 14,256 मीटर्स. दिस इज अनदर कैंपिंग साइट. यहाँ पे पानी का सोर्स नहीं है, पूरा सूख गया है, तो कल अगर हम यहाँ पे आते थे तो हमें दिक्कत हो जाती थी. बट इट्स अ ब्यूटीफुल साइट सराउंडेड बाय स्नो पीक्स. स्टिल हैव टू क्लाइंब अप ऑलमोस्ट 300 मीटर्स स्टीप टू एक्सेस काकभूषुंडी. मैंने शॉर्ट मारा है तो जल्दी आ गया, वरना लंबे रास्ते से और एक आधा घंटा लग जाता था. वो जो धार दिख रही है हमें वहाँ तक जाना है एंड देन इट इज डाउन. सो आई थिंक सो ऑलमोस्ट देयर. हाथी निकल गया है, पूछ रह गई है. झंडे वाले धार से आगे का मार्ग कंकुल पास को गंतव्य करता है, जो इस यात्रा का सर्वोच्च शिखर है. यह मार्ग प्रायः ग्लेशियर से युक्त है. इसी कारण यहाँ आरोहण समय ध्यान केंद्रित करना पड़ता है. ऑलमोस्ट एट द टॉप ऑफ कंकुल खाल. थोड़ा आगे जाना है. नीचे से हम आए थे कैंपिंग स्पॉट से. आपको दिख रहा बहुत नजदीक है. ऑलमोस्ट 75 to 80 डिग्री इंक्लाइन और पूरा बोल्डर का रास्ता है. वी आर ऑलमोस्ट एट एन एलिवेशन नाउ ऑफ 4,500 मीटर्स. मैंने जब स्टार्ट किया था तो 4,200 मीटर्स था. तो ऑलमोस्ट 3,000 फीट की हमने चढ़ाई कर ली है मच्छी ताल से. सो ऑलमोस्ट एट 4,800 मीटर्स. सो there's a Kankul Pass. From there down to Kaakbhushundi. Now still have to go 200 meters up hopefully and then probably we'll reach. लगभग 16,000 फीट पर स्थित कंकुल पास आपको इस घाटी के अत्यंत रोमांचक दृश्य प्रदान करता है. 2 घाटियों को यूज करने वाले कंकुल पास में वायुगमन तीव्र होता है. इसी कारण आप यहाँ अत्यधिक समय ना व्यतीत करें. कंकुल पास से हम द्वितीय घाटी में प्रवेश करते हैं. यहाँ से 300 मीटर के स्टीप मोरेन युक्त अवरोहण उपरांत आपको काकभूषुंडी सरोवर के प्रथम दर्शन होते हैं. कठिनतम यात्रा उपरांत इस दिव्य क्षण का आनंद शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता. मेरा काकभूषुंडी तल मध्याह्न 12 समय आगमन हुआ. सरोवर के 100 मीटर ऊपर कैंपिंग स्पॉट है. इसी स्थान पे बहुतांश तपस्वी वास करते हैं एवं सरोवर तट पर तपस्या. यहाँ से सरोवर के दृश्य अलौकिक है. अनुभव अद्भुत अविस्मरणीय. ऐसा प्रतीत होता है जैसे काल स्थगित हो गया हो. आप स्वयं काल अग्नि की निरंतर ऊर्जा में तप्त हो रहे हो. आपकी संपूर्ण यात्रा की शांतता इस क्षेत्र के अनुभव में विलीन हो जाती है. इस धार ऑफ काकभूषुंडी तल. काकभूषुंडी मेरे से नीचे 100 मीटर पे. मैं वहाँ पे कैंप नहीं कर सकता क्योंकि पानी आने का खतरा है, तो मुझे ऊपर ही कैंप करना है. यह दिव्य क्षेत्र प्रभु श्री राम रूपी ऊर्जा एवं काल रूपी अग्नि का आयाम है. दर्शकगण को मैं यह अवगत कराना चाहता हूँ कि वाल्मीकि जी, जिन्हें हम रामायण के रचयिता स्वरूप संबोधित करते हैं, उनसे पूर्व काकभूषुंडी जी ने रामायण गिद्धराज गरुड़ को सुना दी थी. सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी. उस कथा को एक काक ने भी श्रवण किया. उसी काक का पुनर्जन्म ऋषि काकभूषुंडी के रूप में हुआ. काकभूषुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी वह राम कथा संपूर्णतः स्मरित थी. उन्होंने यह कथा अपने शिष्यों को सुनाई. इसी प्रकार राम कथा का प्रसार हुआ. भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है. लंका युद्ध समय लंकापति रावण के पुत्र मेघनाथ ने प्रभु श्री राम से युद्ध करते हुए प्रभु श्री राम को नागपाश में बांध दिया था. देव ऋषि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुड़ जी, जो कि नाग बख्शी थे, उन्होंने नागपाश के समस्त नागों को प्रताड़ित कर प्रभु श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त किया. प्रभु श्री राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने के कारण गरुड़ जी को प्रभु श्री राम के परम ब्रह्म होने पर संदेह हो गया. गरुड़ जी का संदेह दूर करने के लिए देव ऋषि नारद जी ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा. ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आपका संदेह भगवान शंकर दूर कर सकते हैं. भगवान शंकर ने गरुड़ जी को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषुंडी जी के पास भेज दिया. अंत में काकभूषुंडी जी ने प्रभु श्री राम के चरित्र की पवित्र कथा का कथन कर गरुड़ जी के संदेह को दूर किया. जिस स्थान पर यह कथा का कथन एवं श्रवण हुआ वह यही दिव्य काकभूषुंडी सरोवर है. इस विषय प्रति अधिक विवेचन हेतु आप देवी भागवतम एवं रामचरितमानस के उत्तरखंड के चैप्टर 7 का पठन कर सकते हैं. काकभूषुंडी जी यह एक चिरंजीवी ऋषि है जो कालानुरूप अवतरण लेते हैं.
अपने अंतिम अवतरण में यह काक के स्वरूप में है। लोमेश ऋषि के तत्वों का निरंतर खंडन करने के कारण लोमेश ऋषि ने उन्हें काक रूप धारण करने का श्राप दिया। लोमेश ऋषि ने शाप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इसी कारण काक के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। ऐसी मान्यता है कि इस सरोवर में काक या कौवे पितृपक्ष में पिंडदान उपरांत आत्मदाह करते हैं, जिस द्वारा सांसारिक ऊर्जा पुनः सृष्टि के विभिन्न योनियों में प्रविष्ट हो सृष्टि का क्रिया चक्र कालानुरूप प्रस्थापित रहे। यदि हम काकभूषुंडी के इस रहस्य को आत्मसात करें तो हमें यह प्रतीत होगा कि काकभूषुंडी ऋषि यह काल से परे है, अर्थात ही स्टैंड्स आउटसाइड टाइम। इन्हें काल के आयाम विस्तार प्रभावित नहीं करते। रामायण एवं महाभारत के जो अंतिम निर्णय हमें ज्ञात है वे उनमें वर्णित घटनाक्रम के परिणामों पर अधीन है। यदि यह घटना सत्र के परिणाम भिन्न हो तो इनके अंतिम परिणाम भी भिन्न हो जाते हैं। यह इतिहास कालानुरूप पुनः पुनः घटित होता है एवं हर कालखंड में इनके अंतिम निर्णय भी एक समान नहीं होते। ऐसा कथन है कि काकभूषुंडी ऋषि, जिन्हें समय प्रभावित नहीं करता, उन्होंने रामायण को 11 बार एवं महाभारत को 16 बार दृश्य किया है, जिनके अंतिम निर्णय भिन्न है। सारांश रूप से काकभूषुंडी का गूढ़ तंत्र यह क्वांटम फिजिक्स समान है, जहाँ प्रत्येक अणु में उसके विभिन्न परिणामों की ऊर्जा समाविष्ट रहती है। वो एक समय अपने सर्व संभाविक स्थितियों को व्यक्त करता है। इस द्वारा हम अनेक कालखंड या मल्टीवर्स का ग्राह्य कर सकते हैं, जहाँ यह अणु काल के विभिन्न आंशिक स्वरूप में परिणाम रूपी स्थापित होते हैं, किंतु हम अपने काल स्वरूप अनुसार केवल इन अणुओं के एकमेव परिणाम श्रृंखला को ही ग्राह्य कर सकते हैं, जो हमारे कार्मिक एवं सांसारिक कालखंड से बद्ध है। इसी गुह्य तंत्र की ऊर्जा प्रभु श्री राम के बीज मंत्र रा से प्रकाशित होती है, जो स्वयं में काल है, एवं इस काल के बाह्य जो अग्नि का स्वरूप है वह काकभूषुंडी स्वरूप स्फेम बीज मंत्र से वेष्टित है। इसी बीज मंत्रों को साधना स्वरूप मैंने दिव्य काकभूषुंडी के तट पर चित्रित करने का प्रयास किया है। इस साधना का वीडियो मैं विभक्त प्रस्तापित करूंगा। साधना चित्रीकरण उपरांत मैंने काकभूषुंडी के पवित्र जल में पितृतर्पण अर्पित किया। इस क्षेत्र को पितृपक्ष में भेंट देने का एक विलक्षण महत्व है। गणेश चतुर्थी एवं नवरात्र के मध्य में स्थित पितृपक्ष यह काल ऊर्जा परिवर्तन का बोधक है। गणेश चतुर्थी समय सृष्टि संग्रहित ऊर्जा का विक्षेपण होता है। पितृपक्ष समय यह ऊर्जा जो सृष्टि में विक्षेपित है उन्हें हम तर्पण द्वारा अनेक योनियों में प्रवेश हेतु सज्ज करते हैं। पितृ अमावस्या के दिवस देवी का अवतरण होता है। यहाँ देवी का संबोधन क्रियात्मक है। यह देवी शक्ति स्वरूप पुनः सृष्टि निर्माण के सिद्धांतों से इस ऊर्जा का चलन करती है। काकभूषुंडी यह क्षेत्र काल से परे है। यहाँ सर्व कर्मों का विलय हो जाता है। इस क्षेत्र में तर्पण करने से स्वयं की भूत, वर्तमान एवं भविष्य की ऊर्जा को सैद्धांतिक रूप गति प्राप्त होती है। इसी कारण हम पितृकर्म जल में नाभि तक प्रवेश कर अर्पण करते हैं, क्योंकि जीव का वास तो नाभि के 6 अंगुल निम्न दर्शाया गया है। इन शास्त्रिक सिद्धांतों का अन्वेषण करें तो हमें वेद तंत्र में छिपे कॉस्मिक इंटेलिजेंस का आभास होता है। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वेद एंड तंत्र इस विषय पर एक विभक्त वीडियो प्रस्तुत किया है। आप उसे अवश्य दृष्ट करें। मैं इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में यूज कर रहा हूँ। सर्वक्रिया समाप्ति उपरांत संध्या हो गई थी। वातावरण अब कुपित हो रहा था। मैं अपने टेंट में प्रवेश कर गया। रात्रि हिम वर्षा होने लगी। ब्रह्म मुहूर्त समय वातावरण शांत हो गया। मैं टेंट के बाहर प्रवेश कर निर्मल आकाश के मोहक दृश्यों का आनंद लेने लगा। इस क्षेत्र में निशा, रात्रि एवं उषा समय तप करने का अपना एक महत्व है। इसी कारण मैंने काकभूषुंडी सरोवर पर गमन कर कुछ समय राम, स्फेम एवं हनुमान जी के प्रॉम मंत्र का तप करने का निर्णय लिया। मैं इस जप को अपने थर्मल कैमरा में रिकॉर्ड करना चाहता था, किंतु मेरे पोर्टर एवं गाइड आज के यात्रा से शांत थे। रात्रि काल में उनके बिना कैमरा सेटअप करना असंभव था। इसी कारण यह विचार मैंने खंडित कर दिया। कदाचित महादेव की इच्छा हो कि मैं एकाग्रता से इस क्षेत्र में तप करूं एवं इस दिव्य काल का स्वयं के आत्मगति हेतु संपूर्ण लाभ प्राप्त करूं। अनुमानतः 45 मिनट्स तप उपरांत वातावरण की शीतलता से शरीर मन एकाग्रता भंग होने लगी। मैं पुनः अपने टेंट में प्रवेश कर गया। अपने यात्रा अनुभवों को आत्मसात करने का प्रयास करने लगा, किंतु काल से परे इस दिव्य क्षेत्र में आप अपने अल्पमति से अपने आंशिक अनुभूति का कदापि सारांश कर सकते हैं। असीम अद्भुत अपरोक्ष ऊर्जा में आप कदापि संकुचित ऊर्जा अनुभव को खोज सकते हैं। अगली प्रातः संपूर्ण क्षेत्र हिम आच्छादित था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरा शिवलोक में प्रवेश हो गया है। मन अति उल्लासित था। यह दृश्य पर्यटकों के लिए कदापि अलौकिक निसर्ग अनुभूति होगी, किंतु साधकों के लिए शिव अनुभूति समान है। इसी कारण मेरी यह दृढ़ भावना है कि शिव तत्व रूपी हिमालय साधकों को उनके आध्यात्मिक गति अनुसार ही दृष्ट होते हैं।
कथापि निसर्ग, कथापि भगवान, कथापि ब्रह्म। अनुमानतः 10 समय मैंने इस दिव्य क्षेत्र को अंतिम नमन किया। प्रभु श्री राम, काकभूषण ऋषि, हनुमान जी एवं महादेव के आभार व्यक्त की, जिनके आशीर्वाद से ही यह जटिल यात्रा मैं अवलंब कर सका। अब मैं पुनः जोशीमठ गंतव्य था। दर्शकगण यह ध्यान रखें कि यात्रा अवरोहण का मार्ग आरोहण से अत्यधिक जटिल है। यदि आपका बैलेंस गया तो मृत्यु निश्चित है। लैंडस्लाइड्स, मोरेन एवं रिवर ग्लेशियर क्रॉसिंग्स के कारण यहाँ सक्षम गाइड की आवश्यकता है, जिसे इस क्षेत्र में स्थित पर्यायी मार्ग का ज्ञान हो, अन्यथा आप यहाँ भ्रमित हो सकते हैं। Whenever you are lost in the forest, remember these things show you the way. These are the markers for the way. संध्या के 5 समय मेरा करगिला आगमन हुआ। यह वही स्थान है जहां मैं अपनी यात्रा के प्रथम दिवस अपने गाइड के सूचना अनुसार कैंप करने वाला था। फाइनली मैं करगिला में आया हूँ। पूरा रास्ता बोल्डर का ही है। अब यहाँ पे आ रहे हो तो समझ जाओ लैंडस्लाइड्स, बोल्डर और रिवर क्रॉसिंग एंड ग्लेशियर क्रॉसिंग्स। यहाँ पे कोई ट्रैक रूट नहीं है। ये रास्ता 2 जगह से जाता है। यात्रा विष्णुप्रयाग से आप उतर सकते हो और गोविंद घाट से चढ़ सकते हो अगर आपके पास समय है तो। लेकिन अगर आपको खाली तल के दर्शन करके फिर से आना है तो वही रास्ते से वापस आ सकते हो जैसे मैं आया हूँ। अगर आपको विष्णुप्रयाग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, आपको यहाँ से पेनकाधार जाना पड़ता है टू डेंस फॉरेस्ट विच इज़ वेरी स्टीप। आई वोंट रिकमेंड इट। काकभूषण आइए, कर्मों के प्रति कार्य कीजिए, राम नाम का जप कीजिए, राम मंत्र का जप कीजिए, यहाँ पे तप कीजिए। असीम ऊर्जा है इस क्षेत्र में। आपको एक अलौकिक फीलिंग आती है। जब आप वहाँ पे हो तब आपको वो फीलिंग शायद ना आए, लेकिन जब आप वापस आओगे यू विल ऑलवेज कैरी दैट। 7-8 दिन निकाल के आइए। डोंट डू इट इन 4 days। यहाँ से भिवंडर जाना है विच आई थिंक विल टेक 1 to 2 hours and I'll be at जोशीमठ by mid afternoon. From there probably if I have time I'll move to बद्रीनाथ। काकभूषण जी का राम मंत्रित जल कलेक्ट किया, उसमें से थोड़ा जल मैं वहाँ अर्पित करूँगा और बाकी का स्वयं अपने घर जाके पूजा स्थल में रख दूँगा। बकरी के दूध की चाय, मैं चाय पीता नहीं बट बकरी के दूध की चाय बहुत ही कम अनुभव करने मिलती है, तो मैं सोचा क्यों नहीं ये जो बकरी वाले हैं उनके हाथ की ये चाय पियो। एंड ड्रिंकिंग टी आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम इट सीम्स लिटिल बिट ऑड बट या मैन, एक थोड़ा बहुत इस रेयर अनुभव के लिए थोड़ा बहुत चीटिंग तो कर ही सकते हैं। अगले दिवस प्रातः 9 बजे मैं जोशीमठ गंतव्य हुआ। This you can see are the pug marks of a bear. There are leopard marks, pug marks here. On the final leg of this very hard trek to काकभूषण, अगर आपकी आस्था है, आपको कोई मैजिकल दृश्य देखने हैं तो ही ये ट्रैक अवलंब कीजिए, बिकॉज यू विल फेस लॉट ऑफ हार्डशिप्स, लैंडस्लाइड्स, पैर रखने को जगह नहीं है, थॉर्नी बुशेस, ग्लेशियर क्रॉसिंग्स, कंप्लीट रोड इज ऑफ मोरेन। जैसे अभी आप पत्थर देख रहे हैं, कुछ नहीं है, मतलब ये 5 स्टार है अभी। एंटायर रूट इज लाइक दिस, हेवी बोल्डर्स, स्लज लाइक दिस। गिव योरसेल्फ 6-7 days। धीरे धीरे ऊपर जाओ और उतनी धीरे धीरे नीचे आओ, कि नीचे आना है ना बहुत डिफिकल्ट है। आई डोंट नो फॉर अदर्स बट फॉर मी आई न्यू द ग्रास सो आई कुड स्लाइड डाउन। लेकिन अगर उतर के आना होता था ना तो इट हैड बीन वेरी डिफिकल्ट। आई एम फाइनली अप्रोचिंग भिवंडर। ऑफ कोर्स अभी भी ट्रैक 5 किलोमीटर्स का बाकी है, लेकिन अभी इसके बाद का ट्रैक विल बी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। फाइनली आई हैव रीच्ड भिवंडर। मेरे पीछे हाथी पर्वत दिख रहे हैं, उसी को फॉलो करते करते हम काकभूषण जाते हैं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट ट्रैक एंड फ्रॉम हियर आई विल बी गोइंग टुवर्ड्स पुलना विलेज एंड होपफुली आई कैन गेट टू बद्रीनाथ जी। फाइनली आई एम एट पुलना विलेज। ट्रैक हैज एंडेड हियर। अब यहाँ से गाड़ी लेके जोशीमठ जाऊँगा और ट्रैक की समाप्ति होगी। फाइनली काकभूषण जी की, प्रभु श्री राम की कृपा से अनस्केथ ही ट्रैक में कर पाया। अनुमान था 12 समय मेरा पुलना ग्राम आगमन हुआ। यहाँ से वाहन द्वारा मैंने जोशीमठ प्रयाण किया। जोशीमठ से मैं अगले दिवस अपनी यात्रा समाप्ति हेतु बद्रीनाथ जी गमन करने वाला था। यहाँ मुझे श्री विष्णु जी को विधि अनुसार दिव्य काकभूषण जी का जल एवं इस क्षेत्र से प्राप्त ब्रह्म कमल अर्पित करना था। उत्तराखंड हिमालय के मेरे इस वार्षिक भेंट में प्रभु कृपा से मैं दिव्य केदार तल एवं अलौकिक काकभूषण तल की यात्रा अवलंब कर सका। मन अत्यंत संतुष्ट था। इन यात्राओं के दिव्य अलौकिक अनुभवों को वीडियो प्रस्तुति से केवल आंशिक रूप में ही दर्शाया जा सकता है। कारण इन ऊर्जात्मक क्षेत्रों के भेंट उपरांत आपके शारीरिक प्राण एवं कार्मिक ऊर्जा को एक विलक्षण गति प्राप्त होती है, जिनके परिणाम कालानुरूप आपके अस्तित्व को ही रूपांतरित कर देता है। ये रूपांतर ही नाम रूपी अग्नि है, जो कालाग्नि भीम के विभिन्न क्रिया चक्रों से सृष्टि के स्थूल एवं सूक्ष्मतम रचनाओं को माला रूपी जड़ित करती है। यह अग्नि ही ब्रह्म है, एकमेव सत्य। काकभूषण सरोवर यात्रा पूर्ति मैंने 5 दिवसों में की थी। यह अपने आप में एक चमत्कार ही था, क्योंकि ये यात्रा मार्ग अत्यंत जटिल है एवं प्रभु कृपा से ही आत्मसात किया जा सकता है। किंतु यदि आप यह दिव्य यात्रा अवलंब करना चाहते हैं तो आप न्यूनतम 8 दिवसों का अंकन करें।
मैं अपने गाइड, पोर्टर्स एवं नरेंद्र जी का कॉन्टैक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा रहा हूँ। आप उन्हें अवश्य संपर्क करें। आशा करता हूँ मेरी इस यात्रा प्रस्तुति से आपको भी आंशिक रूप से इस क्षेत्र की ऊर्जा एवं दिव्यता का अनुभव हुआ होगा। धन्यवाद।